गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। सबका स्वागत है आपके ऑफिशियल चैनल जीएस गुरु ऑफिशियल पे। आप जानते हैं जैसे कि एनसीईआरटी यहाँ केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। हाँ हाँ, सारे वनडे एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपके मोस्ट अभी रेलवे के लिए ही चल रहा है, एएलपी और जेई और एनटीपीसी के लिए। ठीक है, आपका एक टॉपिक इसमें हो चुका था, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा एसिड एंड बेस। आपका तीसरा चैप्टर चल रहा था जिसका ये आज दूसरा पार्ट है, यानी मेटल एंड नॉन मेटल का फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने देख लीजिएगा। देखिए, मैं आपको इतना श्योर कराता हूँ कि आप ये क्लास करने के बाद, जैसे क्लास में कहूँ कि अब ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, उसके बाद कोई भी पीआईक्यू टेस्ट लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप 100% स्कोर करोगे। आप क्लास करने के बाद पीवाईक्यू लगाइए, आप हमारी बातों पर ऐसे ही भरोसा कर लेंगे और सारे चीज़ क्लास में ही आपको याद होंगे। सारे टॉपिक वन लाइनर जितने भी फैक्ट्स हैं आपको सीधे मैं क्लास में ही याद कराऊंगा। मैं इतनी बार रिपीट कराता हूँ कि आपको क्लास में ही फैक्ट याद हो जाएंगे। चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, क्लास शुरू करते हैं और क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेगा, आपको खुद 100% बेनिफिट समझ में आएगा। ठीक है, सारे वनडे एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं इसको। चलिए देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था कि जो मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके, बाबू याद करिएगा, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो मेटल सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको रिवाइज कराया। अब देखिए, नोट मैंने बताया यहाँ पे कि जो HNO3 होता है हमारा, कि नाइट्रिक एसिड या मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, यानी H2O बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता। तो ऐसे तो आप जनरली जानते हैं कि मेटल जब भी एसिड के साथ, यानी मेटल जब भी अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा मेटल, तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा और H2O बनाएगा। और क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं देता और बाकी सारे देते हैं। और हमने कुछ बताया भी था, छापा करके बताया भी था कि जो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब एसिड, कुछ एसिड मतलब कुछ मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मैंने छापा करके बताया था, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, जो HNO3 होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, यानी कि शक्तिशाली अपचायक होता है। तो देखिए, जब मेटल की रिएक्शन हम HNO3 से कराएंगे डाइल्यूट, ठीक है, तो बनेगा क्या? मेटल सॉल्ट तो बनेगा, मेटल सॉल्ट उसमें भी बन रहा था, लेकिन अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं, N2O गैस निकलेगा और उत्पाद में क्या बनेगा? प्रोडक्ट में H2O बनेगा, यानी कि वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपवाद क्या है इसमें, ओनली फॉर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। किसके लिए है? ओनली फॉर मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। अब क्या कहता है ये, जब मेटल होगा मैग्नीज और मैग्नीशियम, उसके साथ जब HNO3, यानी जो मेटल है केवल Mn मतलब मैग्नीज और Mg मतलब मैग्नीशियम। ऐसे मैंने क्या बताया आपको कि मेटल जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बाबू क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज नहीं होगा। वहाँ क्या बनेगा? वहाँ से H2O बनेगा। क्या बनेगा आपका? H2O बनेगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस में बता रहा हूँ आपका, एक्सेप्शनल केस में, अपवाद में, कि जो Mn होता है यानी कि मैग्नीज और जो मैग्नीशियम होता है मतलब Mg, जब ये HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेगा? आपका रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी देगा। यानी देखिए, पहले मैंने बताया कि, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, यहाँ सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जनरली केस में सॉरी, जनरली केस में मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो बनाता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, अब उसका एक्सेप्शनल केस क्या था, यानी उसका अपवाद क्या था, कि एक नाइट्रिक एसिड ऐसा है जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर, नाइट्रिक एसिड यानी कि आपका HNO3, ठीक है, HNO3 ये इकलौता एसिड है जिसके साथ मेटल रिएक्ट करेगा, लेकिन वो बनेगा क्या? तो H2 गैस नहीं बनेगा, वहाँ क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब ये लाइन क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसका भी एक्सेप्शनल केस है कि जब HNO3 मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में रिएक्ट करेगा, यानी कि मैग्नीज मेटल और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट तो बनाएगा इस केस में, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट मतलब मेटल का मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हमने ले लिया रिएक्टेंट, क्या ले लिया यहाँ पे? मेटल सॉल्ट, M1S मेटल सॉल्ट, M2 क्या हमारा है? मेटल है। ठीक है, अब ये क्या होगा? अब ये जो दूसरा मेटल है उसके सॉल्ट ये हमारा सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि M2S बन जाएगा और M1 हमारा ऐसे बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा क्रियाशील
जो ज़्यादा क्रियाशील है उसके साथ ये जो सॉल्ट है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे M2 यानी जो दूसरा मेटल लिए थे उसके साथ ये सॉल्ट बन जाएगा। देखिए लिखा हमने, ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। यानी कि यहाँ क्रियाशीलता देखें तो M2 की क्रियाशीलता M1 से अधिक है। ठीक है, चलिए देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ क्रियाशीलता क्या होगी, M2 की अधिक होगी M1 से इस रिएक्शन में। और M1 यदि M1 का रिएक्टेंट अधिक होता है रिएक्टिविटी M2 से, तो यहाँ पे क्या होता है, नो रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए अब देखिए CuSO4 और फेरस है। ठीक, अब रिएक्शन करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था पूरा रिएक्टिविटी, मैंने सीरीज आपको बताई थी ना कि कैसे आपको याद करना है पूरा। काशीनाथ का पंडित ऐसे करके मैं आपको बताया था कि पहले पे आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कापर, फिर कापर के बाद कापर के बाद मरकरी, फिर एग्रीकल्चर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम। मैंने बताया था आपको। तो देखिए फेरस क्या होता है, फेरस के नीचे कापर आता है, यानी फेरस हाईली रिएक्टिविटी है, यानी फेरस कापर से हाईली रिएक्टिविटी है। तो फेरस क्या होगा, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट करेगा तो बनेगा क्या आपका FeSO4 का डिस्प्लेसमेंट हो गया और कापर का बच गया। ठीक है, ठीक। और यदि हम कहें ये कापर से भी नीचे होता है, कापर से नीचे कहें मान लो यहाँ पे Ag होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होती। यानी जो रिएक्टिविटी जिसका मोर रहेगा वो डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से SO4 को। अब देखिए जैसे ये दिया है, अब देखिए FeSO4 है, Cu है। अब ये बताइए, अब ये पॉसिबल है कि CuSO4 बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि Fe जो होता है वो Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, तो डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं सकता। यानी क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको जो यदि रिएक्टिविटी डिग्री जो मैंने आपको श्रेणी बताई थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, Ag सिल्वर, गोल्ड और आपका प्लेटिनम, वो आपको याद रहेगा तो आप उसे सारे जो रिएक्शन पूछेगा तो आप वो बता दोगे। चलिए मैंने यहाँ पे वो सीरीज भी लगा दिया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी के बाद आएगा सिल्वर के बाद आएगा Au गोल्ड के बाद आएगा आपका प्लेटिनम। क्या आएगा, प्लेटिनम। क्या आएगा, Pt, प्लेटिनम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब बस यहाँ यही रखना है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कम वाले को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। कम वाले क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय के। एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है मिश्र धातु, यानी कि एक मेटल के साथ एक मेटल मिलकर क्या बनाएगा, मिश्र धातु बनाएगा। एक मेटल नॉन मेटल के साथ में क्या बनाएगा, मिश्र धातु बनाएगा। लेकिन नॉन मेटल और नॉन मेटल एलॉय नहीं बनाते, ये याद रखिएगा। धातु और अधातुओं के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। यानी मेटल प्लस मेटल एलॉय, मेटल प्लस नॉन मेटल एलॉय, नॉन मेटल प्लस मेटल एलॉय। लेकिन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल एलॉय नहीं बनेगा, जबकि मेटल प्लस मेटल क्या बनेगा, आपका एलॉय बनेगा। तो पहला इसमें एलॉय देखते हैं हम, किसको, ब्रोंज को। ब्रोंज यानी कि कांसा। चलिए ठीक है, थोड़ा अच्छे समझिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। जो इम्पोर्टेंट मैंने उसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख दिया आपका। ठीक है, एकदम आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए ब्रोंज, ब्रोंज में होता क्या है, पहले याद रखिएगा, होता क्या है, कापर और टीन। क्या होता है, कापर और टीन, कापर और टीन। देखिए ब्रोंज, ब्रोंज में क्या होगा, कापर और टीन होगा। ब्रोंज में क्या होगा, कापर और टीन होगा। ब्रोंज में क्या होगा, कापर और टीन होगा। फिर से बोलिए, ब्रोंज में क्या होगा, कापर और टीन होगा। तो ब्रोंज में क्या हो गया, कापर हो गया और टीन हो गया। ब्रोंज में क्या हो गया, कापर और टीन हो गया। चार बार बोलिए, ब्रोंज में क्या हो गया, कापर टीन। ब्रोंज में क्या हो गया, कापर टीन। आप जहाँ भी बैठे होंगे, लाइब्रेरी में या घर पे, साथ में बोल के पढ़िए इसको। ब्रोंज में क्या होगा, कापर टीन। ब्रोंज में क्या होगा, कापर टीन। कापर टीन ब्रोंज, कापर टीन ब्रोंज, ब्रोंज में कापर टीन। कापर का होता है इसमें बाबू 88%। कितना होता है, 88%। और टीन हमारा होता है 12%। क्या होता है इसमें, 12% क्या होता है आपका, टीन होता है। तो याद हो गया आपको, ब्रोंज में कापर टीन। सर कापर कितना होता है, 88%। और टीन कितना होता है बाबू, आपका 12% टीन होता है। एक बात और याद रखिएगा, जो कांसा है ये मानव निर्मित, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये मानव निर्मित क्या होता है, पहला एलॉय होता है। आपने सुना होगा कांस्य युगीन सभ्यता, आप लोगों ने पढ़ा होगा कांस्य युगीन सभ्यता, हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री में आता है ये। मेरे लेक्चर भी वीडियो अपलोड है हिस्ट्री के, उसमें मैंने बताया खुद इसको। ठीक है, ये आपके कॉइन्स, बर्तन बनाने में, स्टेच्यू बनाने में क्या होता है, काम आता है। यानी कि ब्रोंज की मूर्ति बनती है। अब चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांसे की मूर्ति नर्तकी मिली है, ठीक है, उसको किस विधि द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था।
पेट 2023 या 22 में से क्वेश्चन आया था और रिसेंटली आपके एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था। किस विधि द्वारा जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है, वो किस विधि द्वारा बनाई गई थी? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो ब्रोंज, कॉपर और टिन, कॉपर 88% और टिन 12%, और ये स्टेच्यू बनाने में और कॉइन्स बनाने में आपके काम आता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे आपका ब्रास। ब्रास हिंदी में बोलते हैं पीतल। अब पीतल में क्या होगा? कॉपर और जिंक। और देखिए मैंने क्या बताया था कांसा में क्या बताया था आपको? कांसा में बताया था कॉपर और टीन, ठीक है, कॉपर और टीन। और देखिए यहाँ पे उसमें जेडन आ रहा था ना, ब्रोंज। ब्रोंज में क्या आ रहा था आपका? जेडन। देखिए ब्रोंज यानी कांसा, BRONZE। देखिए जेडन, जेडन आ रहा था, इसमें जेडन आ रहा था तो इसमें SN आया, ठीक है, और इसमें S दिया है तो इसमें जेडन आएगा, ऐसे याद रखिएगा। यानी कि कॉपर में क्या है, पीतल ब्रास में क्या आएगा? यह सारा जिंक आएगा, यानी कि कॉपर और जिंक। इसमें कॉपर कितना होता है? 70%, और जिंक कितना होता है? 30%। इसे क्या बोलेंगे हम? पीतल बोलेंगे। अब पीतल में क्या होता है? देखिए बैंड बाजा के जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बैंड बाजा, घंटियाँ, बर्तन, मूर्तियों का निर्माण किससे करते हैं हम? पीतल से करते हैं। तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कॉपर 70% और 30% हम जिंक मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए गन मेटल। गन मेटल में कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। गन मेटल में क्या होगा? कॉपर होगा, टीन यानी कि SN होगा, और जिंक यानी कि जेडन होगा। अब देखिए कॉपर कितना होता है गन मेटल में? 88%। अरे गन, अब देखेंगे गोली पीले कलर की होती है ना, तो मान लीजिए पी से पीतल, ठीक है, पीतल पीतल होता है, यानी कॉपर उसमें अधिक होगा। और आपका क्या होगा? टीन। टीन कितना होगा? 8 से 10%। टीन कितना होगा? 8 से 10%। और 2 से 4% आपका क्या होता है? 2 से 4% आपका जिंक होता है। ये क्या बनेगा? गन मेटल। अब देखिए मूर्तियाँ, दांते गियर बनाने में, बटन बनाने में आदि के निर्माण में किया जाता है। सॉरी, सुबह सुबह थोड़ा खराश हो जा रहा है ना। देखिए ब्रॉन्ज मैंने बताया आपको, याद करिएगा साथ में। देखिए ब्रॉन्ज मैंने बताया था आपको, ठीक है। ब्रॉन्ज आपको क्या बताया था? कॉपर और टिन। कॉपर 88%, ये 12%, ये खत्म हो गया। पीतल, पीतल में क्या बताया आपको? ब्रॉस यानी कि S आ रहा है, यानी इसमें जिंक आएगा, ये बताया 70 और 30, ये भी आपको याद हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया? गन मेटल। गन मेटल आपको कॉपर बताया, टीन बताया और जिंक बताया। जिंक को 2 से 4%, ये 8 से 10%, और जो बाकी शेष बचा वो गन मेटल हो गया आपका। तो ये भी बता दिया हमने कहाँ कहाँ किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए हम बात करते हैं किसका? सोल्डर का। सोल्डर आप लोगों ने सुना होगा ना कि किसी चीज़ को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग करते हैं, टाका लगाने के लिए प्रयोग करते हैं सोल्डर का। तो देखिए सोल्डर में होता क्या, याद रखिए, वेरी मोस्ट है कि इसमें होता है टीन और लेड। क्या होता है बाबू? टीन और लेड होता है। टाका वेस्ट आपका वेरी मोस्ट है, आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाका यानी कि शोल्डर। क्या लिखेंगे बाबू हम? शोल्डर। सब लोग नोट करिएगा और एक बार याद करिएगा लिख के एक बार। इसमें होता क्या, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टीन प्लस लेड, टीन प्लस लेड। टीन कितना होगा? देखिए 50 से 60%, और ये होगा आपका 40 से 50%, ठीक है। 40 से 50% आपका ये हो जाएगा, 40 से 50%। देखिए जो टाका सोल्डर होता है उसमें टीन होता है, लेड होता है। बोलिए टाका में क्या होता है, सोल्डर में क्या होता है? टीन लेड, टीन लेड सोल्डर, टीन लेड सोल्डर, सोल्डर टीन लेड। तो टीन जो होगा इसमें 50 से 60% होगा, लेड जो होगा 40 से 50% आपका इसमें मिलाया जाएगा। ये होता है ज्वाइनिंग मेटल के लिए यूज होता है, वेरी मोस्ट है। हम यहाँ तो बता रहे हैं आपको, ब्रास और ब्रोंज से भी इंपॉर्टेंट क्या है? सोल्डर है, ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है। चलिए बेल मेटल यानी जिससे घंटी बनाई जाती है। बेल मेटल क्या होता है? घंटी। घंटी आप लोग देखा होगा, तो घंटी में क्या होता है? कॉपर होता है और टीन होता है। कॉपर और टीन यानी कॉपर और SN होगा, ठीक है। अब देखिए ब्रोंज मेटल का प्रयोग हमने बताया था ना मूर्तियाँ बनाने में, बर्तन बनाने में। ब्रोंज मेटल, ब्रोंज मेटल में भी क्या था? कॉपर और टीन था, याद रखिएगा, कॉपर और टीन था। बस देखिए यहाँ पे परसेंटेज मिलाने के तरीके से बदल गया। यहाँ वहाँ पे देखिए ब्रोंज कितना था? 88%। लेकिन जो बेल मेटल होगा, घंटी वाला होगा, वो कितना होगा? इसमें कॉपर 80% होगा और टीन क्या होगा? 20%। रिलेट करिए, ब्रोंज से रिलेट करिए आप लोग। ब्रोंज में मैंने बताया था कॉपर 88%, लेकिन बेल मेटल में कितना बताया? कॉपर 80%। 80 बचा कितना? 20। 20 में क्या होगा? टीन होगा। वहाँ पे कितना बताया था? ब्रोंज में 88, बचा कितना? 12, यानी कि टीन कितना होगा? 12 होगा। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा, घंटे, बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बेल मेटल का। आप ये क्लास को फिर से रिवाइज करिएगा 2 करके, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जो कि महिलाएं पहनती हैं, मतलब ऐसे सोने की जगह पे आदमी इसको यूज कर लेता है, मतलब आभूषण के रूप में। उसमें देखिए क्या होता है? कॉपर होता है और एल्युमिनियम होता है,
ठीक है, तो ऐसे याद करेगा रोल्ड गोल्ड। जो रोल्ड गोल्ड है ना उसमें क्या हो जाए, उसमें गोल्ड नहीं होता पहली बात तो। रोल्ड गोल्ड में गोल्ड नहीं होता, उसमें होता क्या आपका कापर होता है और एल्युमिनियम होता है। कापर होता है, एल्युमिनियम होता है, कापर और एल्युमिनियम। रोल्ड गोल्ड किससे बना है? आज घर में बताइएगा कि जो रोल्ड गोल्ड आपकी माताएं बहनें पहनती हैं सबके घर में, ठीक है, तो वो रोल्ड किससे बना है? तो आपका बना है कापर से, एल्युमिनियम से। वहां से आपको याद हो जाएगा, बताएंगे आप घर में सबसे आज कि जो आप ये पहने हुए आभूषण किससे बना है आपका? कापर और एल्युमिनियम से, मतलब जो भी रोल्ड गोल्ड पहनता है, ठीक है, पर्सनली मत लीजिएगा इसको। रोल्ड गोल्ड, कापर, एल्युमिनियम बताइएगा अपने छोटी सिस्टर से या किसी से बताइएगा कि रोल्ड जो पहने हो रोल्ड गोल्ड ना आप, वो कापर और एल्युमिनियम से बना है। उसमें कापर होता है 95% कापर, एल्युमिनियम 5%। 95% कापर होता है और 5% एल्युमिनियम होता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करें पीछे का, चलिए सुनिए। हमने बताया था ब्रोंज में क्या होता है, कापर और टिन होता है। कितना होता है? 88% और 12%। हमने बताया आपको कि आपका जो तांबा होता है, ब्रास होता है, उसमें कापर होता है 70% और जिंक होता है 30%। फिर हमने बताया आपको गन मेटल, आपको भी ऐसे याद होगा। फिर मैंने बताया गन मेटल। गन मेटल में देखिए कापर भी आता है और टीन भी आता था, जिंक भी आता था। जिंक था आपका 2 से 4%, ये टीन था 8 से 10%, 88% क्या था? कापर था। हम बात करते हैं बेटा गन मेटल की। तो गन मेटल हमने गन मेटल बता दिया, मैंने बेल मेटल। इससे घंटियां बताओ, घंटियों में क्या होता है? ब्रॉन्ज का ही मटेरियल पूरा रहेगा, यानी कापर और टीन ही होगा। लेकिन कापर यहाँ पे 80% हो जाएगा और आपका टीन जो होगा 20% हो जाएगा। ब्रॉन्ज से इतना अंतर है कि कापर, ब्रॉन्ज में कापर आपका 88% होता था और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका ये सिर्फ 80% हो जाएगा। अब उसके बाद रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड क्या बताओगे? दीदी या मम्मी, आप जो भी है, मतलब घर में जो भी हो, या तो आपकी महिला मित्र हो जो पहनती हो रोल्ड गोल्ड ऐसे करके, तब बताइएगा कि देखो जो पहनी उसमें कापर, आपके कापर एल्युमिनियम का पहले तो मिक्सर हो गया। कापर इसमें 95% है और 5% आपका एल्युमिनियम है। कोई आप व्यक्तिगत रूप से मत लीजिएगा, बस मैंने याद करने के लिए आपको इतना बताया, ठीक है। सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों में प्रयोग करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यार डच मेटल, क्या है आपका नेक्स्ट? डच मेटल। अब डच मेटल में क्या होगा? कापर होगा और जिंक होगा। अब देखिए मैंने बताया बेल मेटल को आप किससे करोगे? बेल मेटल, घंटी मेटल वाले को किससे आप करोगे? बेल मेटल वाले को ब्रॉन्ज मेटल से। लेकिन डच मेटल आपको तुलना करोगे किससे? पीतल यानी कि ब्रास से। किससे? ब्रास से। ब्रास में क्या होता था? कापर और जिंक होता था। कापर ब्रास में कितना होता था? 70% और जिंक कितना होता था? 30%। लेकिन डच मेटल में क्या होगा? डच मेटल में ये होगा बाबू आपका 80% और ये होगा आपका 20%, ठीक है। और यदि ये होगा 85% तो ये होगा 15%। इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यानी डच मेटल किससे हम तुलना करेंगे? ब्रास से। किससे करेंगे? ब्रास से। ब्रास में 70-30 का आंकड़ा था, कितना था? 70-30 का। और इसमें क्या होगा? कापर 80% होगा तो जिंक होगा 20%, और कापर होगा 85% तो जिंक होगा 15%। यानी कापर जिंक ब्रास भी बनता है, कापर जिंक से डच मेटल। बस क्या होता है, मिलाने के जो परसेंटेज होते हैं उनका अलग होता है। कापर वहाँ पे होता है आपका 70%, यहाँ पे होता है 80%। वहाँ पे होता है जिंक आपका 30%, यहाँ पे जिंक होता है 20%, ठीक है। देखिए धातु की पतली चादर अथवा सोने की पतली चादर की निर्माण के लिए इसका क्या जाता है? डच मेटल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मैंने मोस्ट बताया था वो, आपको टाका बताया था शोल्डर। इसको रिवाइज करिए। शोल्डर क्या बताया था आपको? टीन और लेड, टीन और लेड शोल्डर। और टीन कितना था? 50 से 60%। लेड कितना था? 40 से 50%। इसको याद रखिएगा। अब देखिए आ गया स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? तो स्टेनलेस, इसको हिंदी में बोलते हैं धब्बा रहित इस्पात। स्टेनलेस स्टील को क्या बोलते हैं हम? धब्बा रहित इस्पात। यानी क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल में क्या करते हैं, यानी कि हम जो साधारण स्टील इस्पात होता है उसमें क्या करते हैं? क्रोमियम, निकेल और कार्बन मिलाते हैं। कार्बन मिलाते हैं कठोर करने के लिए, ठीक है। कार्बन मिलाते हैं कठोर करने के लिए। यानी हम स्टील में जो आपका नॉर्मल स्टील होता है उसमें क्या करेंगे? क्रोमियम 15 से 20%, निकेल 8 से 10%। मेरे साथ बोलिएगा, आप जहाँ भी होंगे आप लोग बोलिए, इसको प्रोनाउंसिएशन करिए एक बार कि साधारण स्टील में क्रोमियम 15 से 20%, निकेल 8 से 10%। सर साधारण स्टील में क्रोमियम 15 से 20%, निकेल 8 से 10%। और कठोर करने के लिए क्या बनाते हैं हम? उसमें कार्बन मिला देते हैं। क्या होता है ये? घरेलू बर्तन बनाने में, शल्य क्रिया के उपकरण बनाने में, यानी शल्य क्रिया मतलब कि डॉक्टरी जो लैब में होते हैं, ब्लेड बनाने में क्या करते हैं? इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रोम स्टील। क्रोम स्टील क्या होता है? क्रोम स्टील में क्रोमियम होगा, फेरस होगा, कार्बन होगा, मैग्नीज होगा। क्या होगा? मैग्नीज होगा। कार्बन 2 से 3% होगा क्रोम स्टील में,
सबसे ज़्यादा क्या होगा, फेरस होगा यानी 95% होगा, कार्बन होगा आपका 0.5% और मैग्नीज होगा आपका 0.5 से 1%। तो इसको याद रखिएगा। क्रोम, देखिए क्रोम आ गया ना, क्रोम स्टील, तो क्रोम से क्या होगा, क्रोमियम, इसमें क्रोमियम है कितना 2 से 3%। सबसे ज़्यादा क्या होगा, फेरस होगा। क्रोम स्टील में क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, फेरस होगा 95%। क्रोम में क्या आ रहा है, क्रो यानी कि क्रोमियम 2 से 3%। कार्बन सब में मिलाते हैं कठोर करने के लिए यानी कि 0.5%। और इसमें एक याद रखिएगा मैग्नीज, मैग्नीज कितना होगा 0.5। स्टेनलेस स्टील में क्या बताया था हमने आपको, देखिए स्टेनलेस स्टील में मैंने आपको ये बताया था कि क्रोमियम और निकिल किसे मिलाते हैं हम, समानतः साधारणतः स्टील में, ठीक है। अब क्रोमियम आपको मैंने क्रोम स्टील मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देखिए इसका यूज क्या होता है, घरेलू बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण, ब्लेड आदि बनाने में, जिसका प्रयोग हम स्टेनलेस स्टील में भी करते हैं। चलिए अब देखिए मैग्नीशियम, क्या होता है मैग्नीशियम, अब इसके बारे में देखिए। मैग्नीशियम भी क्या है, एलॉय हमारा, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम, आपको लग रहा है मैग्नीशियम किसका, इसमें एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाएगा। एल्यूमिनियम कितना पाया जाएगा, सीधे 95 से 96% क्या होगा आपका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या पाया जाएगा, एल्यूमिनियम पाया जाएगा। कौन सा एलॉय पाया जाएगा, एल्यूमिनियम का एलॉय पाया जाएगा, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम बना है, एल्यूमिनियम से बना है मैग्नीशियम। रिलेट करिए इसको, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, 2 बार बोलिए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 90 से 95 से 96%। अब देखिए मैग्नीशियम एमजी आ रहा है, मैग्नीशियम 2%, मैग्नीशियम 2%, अब फेरस 2 से 3%। याद हुआ कि नहीं, हाँ या ना बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको याद हो रहा है कि नहीं। देखिए मैग्नीशियम हमने क्या बताया, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम यानी 95 से 6% एल्यूमिनियम। अब मैग आ रहा है, मैग यानी मैग्नीशियम 2 से 3%, सॉरी 2%। और आपका फिर बचा फेरस, फेरस कितना होगा 2 से 3%। ये धातु के दर्पण और वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम 55%, ड्यूरालुमिन 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 एल्यूमिनियम, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5% और कॉपर 4%, और कॉपर 4%, और कॉपर 4%। देखिए लिखा है यहाँ पे क्या, ड्यूरालुमिन एल्यूमिन एल्यूमिन एल्यूमिनियम, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम 95% एल्यूमिनियम। और याद रखेंगे कि ड्यूरालुमिन में मैग्नीशियम आएगा, मीन आ रहा है, मीन से मैग्नीशियम और मीन से मैग्नीज 0.5% और अंत में होगा कॉपर 4%। याद रखिएगा ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम 95%, मीन आ रहा है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 0.5% और आपका ड्यूरा कापर 4%, ड्यूरा कापर 4%। ड्यूरा मीन आपको आई थिंक याद हो गया कि एल्यूमिनियम, देखिए ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम 95%, मीन आ रहा है, मीन मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीज कितना होगा 0.5% दोनों। और ड्यूरा कापर 4%, ड्यूरा 4%, ड्यूरा कापर 4%। ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिएगा। प्रेशर कुकर बनाने में, वायुयान का ढांचा बनाने में, ये देखिए आप एयरक्राफ्ट्स में मरकरी लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स बना होता है जहाँ साधारणतः एल्यूमिनियम के बने होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स। ये किसी मेटल के साथ क्या होता है ना, मरकरी जब भी आएगा तो वो मेटल मेटल लेके नहीं जाना चाहिए, मेटल लेके कहाँ पे, एयरक्राफ्ट्स में, क्योंकि मरकरी जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। अमलगम से क्या होगा, अमलगम बनने से कहीं भी एरोप्लेन में, क्राफ्ट में छोटा भी उसमें क्या होगा, छिद्र हो गया अमलगम बनने के कारण, तो एरोप्लेन क्या होगा, क्रैश कर जाएगा, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए वो बाकायदे चेक होता है। आप एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट्स में मरकरी लेके आप नहीं जा सकते, क्योंकि मरकरी ऑलवेज मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, टू प्रोड्यूस टू अमलगम, मेटल अमलगम बनाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कापर 50%, कापर 50%। एटलीस्ट कापर सब में आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको लिख के ना, जहाँ आप स्टडी टेबल होगा आपको लिख के चिपका दीजिएगा और सबको रिलेट करके याद करिएगा। ऐसे रटू तो तक याद करो तो याद नहीं होगा, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कितना, कापर 50%, जिंक 35%, निकिल 15%। जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कापर 50%, जिंक 35%। अच्छा ठीक है, आपको ये कापर और जिंक देख के याद आ रहा, पीतल बना था इससे, डच मेटल ही बना था, बस क्या था परसेंटेज अलग था। अब हम याद करते हैं आपको, ब्रास पीतल में कॉपर कितना था आपका 70% और जिंक कितना था 30%। जर्मन सिल्वर में कॉपर कितना है 50%, जिंक कितना है 35%। और डच मेटल में क्या था, कॉपर 80% और जिंक 20%। ऐसे करके याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में एक और ऐड हो जाएगा, निकिल 15%। ये क्या होगा, हीटिंग कॉइल्स बनाने में, जो आप घरों में यूज करते हैं हीटर, उसके कॉइल्स बनाने में, बर्तन टैप आदि बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम स्टील मैंने आपको बताया था क्रोमियम होगा क्रोम स्टील में,
बताया था ना क्रोम स्टील में आपको, ये क्रोमियम देखिए इसमें क्या होगा, क्रोम में आ रहा है, क्रोम सबसे अधिक बताया था, फेरस 95%, और यहाँ भी देखिए क्रोम आ गया ना, क्रोम बेरिलियम, उसमें फेरस बताया था 95%, यहाँ कितना होगा 97 से 98%। अब क्रो आ रहा था यानी क्रोमियम आ गया, ये 0.8 से 1%, वहाँ पे कितना था 2 से 3% बताया था उसमें क्रोम स्टील में। और यहाँ पे मैग्नीज आ गया 0.7 और 0.97, और कार्बन तो मिलाएंगे ही कठोरता देने के लिए, यानी कि 0.5 से 0.5%। अब देखिए क्रोम वेनेडियम में क्या होता है, तो फेरस होता है। देखिए केवल हम क्रोम स्टील की बात करें तो क्या होता था उसमें, फेरस होता था, क्रोमियम होता था, और उसमें एमएन भी होता था। सेम वही है क्रोम वेनेडियम में, बस क्या होगा परसेंटेज बदल गया, ये 97 से 98%, क्रोमियम 0.8 से 1.1%, यहाँ उसमें 2% था, एमएन होगा 0.7 से 9%, और कार्बन तो मिलाएंगे कठोरता देने के लिए 0.5%। स्टील में कार्बन मिलाते हैं हम कठोरता देने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए। अब देखिए टंगस्टन स्टील, हम बात करते हैं किसकी, टंगस्टन स्टील की ना। चलिए देखिए टंगस्टन स्टील में क्या मिलाएंगे, टंगस्टन डब्लू, फेरस होगा और कार्बन होगा। एक बार थोड़ा सा लंबा ब्रीदिंग करिएगा आप लोग, थोड़ा सा सांस लीजिएगा, ठीक है, फिर उसका टॉपिक स्टार्ट करिएगा। देखिए आराम से एकदम, टंगस्टन स्टील, टंगस्टन होगा, फेरस होगा, कार्बन होगा। टंगस्टन स्टील में क्या होगा, टंगस्टन होगा, फेरस होगा और कार्बन होगा। टंगस्टन स्टील में क्या होगा, टंगस्टन होगा, फेरस होगा, कार्बन होगा। रॉकेट इंजन का नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में क्या करते हैं, हाई स्पीड कटिंग टूल्स में क्या करते हैं, इसका हम टंगस्टन स्टील का यूज करते हैं। तो बाबू टंगस्टन स्टील में कंपोजिशन किसका किसका है, तो सर टंगस्टन का है, फेरस का है और कार्बन का है, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, तो हाई स्पीड कटिंग टूल बनाने में और रॉकेट इंजन के नोजल को बनाने में। अब आ गया एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, क्योंकि मैंने ब्रॉन्ज बताया था, ब्रॉन्ज में क्या होता है, कापर और टीन होता है 88% और 12%, लेकिन ये क्या एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, यानी कि इसमें क्या होगा, कापर होगा 90%, एल्यूमिनियम 10%। रिलेट करके आपको इसलिए याद कर रहा हूँ मैं ठीक है, वहाँ पे क्या था, कापर था, यहाँ तो कापर तो होगा, ब्रोंज आ गया तो कापर तो होना है, लेकिन अब एल्यूमिनियम ब्रोंज है, तो यानी कि ये एल्यूमिनियम नहीं है, मतलब टीन नहीं एल्यूमिनियम आ गया, यानी यहाँ पे टीन कितना आ रहा था, ये 88 था, ये 12 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 90 है कापर एल्यूमिनियम ब्रोंज में, और जो आपका एल्यूमिनियम है 10% है। क्या है, क्वाइंस बनाने में, बर्तन बनाने में, पेंट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, नाइक्रोम, नाइक्रोम को पहले याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछता क्या है कि नाइक्रोम का प्रयोग इलेक्ट्रिक हीटर में कहाँ करते हैं, तो वायर बनाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक आयन क्वाइल्स को बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम में क्या होगा, निकिल होगा, क्रोमियम होगा, फेरस होगा, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, निकिल जो होगा वो 55 से 60% होगा, क्रोमियम 20% होगा, और फेरस आपका 20 से 25% होगा। फेरस कितना होगा, 20 से 25% होगा। नाइक्रोम का प्रयोग हम इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक क्वाइल्स, इलेक्ट्रिक हीटर नहीं, इलेक्ट्रिक क्वाइल्स, हीटर जो में प्रयोग करते हैं वो क्वाइल्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम की तार नाम सुना होगा, क्वाइल बनाते हैं हीटर में, ठीक है। नाइक्रोम में क्या होगा, निकिल 55 से 60%, क्रोमियम 20%, फेरस 25%, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बताया, एलॉय बताया, मैंने आपको सारे एलॉय बता दिया, जो इंपॉर्टेंट मैंने इस पर टिक भी किया, आपको समझाया भी अच्छे से। अब चलिए कुछ मेटल देख लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। अब मेटल देखेंगे, नॉन मेटल देखेंगे, तभी चैप्टर खत्म होगा। आई थिंक इसका भी 2 से 3 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। और ये क्लास करने के बाद आप PYQ टेस्ट लगाइएगा, 100% स्कोर करेंगे आप, ये मैं दावा करता हूँ आपके साथ, ठीक है। आप 100% स्कोर करके बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा और टेस्ट अच्छे से टाइम करिएगा, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको सारे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं वहीं पे आपको आंसर दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो डाउट आपको पहले क्लियर करूंगा। मेटल, मेटल में पहले बात करते हैं सोडियम की। देखिए सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, नाइट्रियम से ही बना है, एन लेते हैं हम, ठीक है। ये तो कहोगे सर सोडियम का ऐसे क्यों ले लिया, मैंने बताया था लैटिन शब्द के नाम पे ही मैंने नहीं, मतलब साइंटिस्ट थे वो प्रतीक लिए हैं, यानी सोडियम का होता है नाइट्रियम, नाइट्रियम से हमने Na ले लिया, क्या ले लिया, Na ले लिया, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ये ग्रुप नंबर 1 का मेटल है, एल्कली मेटल है। अब सोडियम कैसा है, क्षारीय धातु है। देखिए वन एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिए ऐसे ही, सोडियम क्षारीय धातु है, क्या है, एल्कली मेटल से, क्या है, एल्कली मेटल से, सोडियम एल्कली मेटल से। अरे यार याद हो जाएगा, सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहते हैं, और एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का है, और एल्कली मेटल है, यानी क्षारीय धातु है। एटॉमिक नंबर 11 होता है, बैलेंसी 1 होता है, बैलेंसी 1 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, बैलेंसी 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। मेटल सॉफ्ट होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, यानी कि बहुत सक्रिय धातु होता है। कौन सा, मेटल में होता है आपका सोडियम मेटल, यानी नाइट्रियम एल्कली मेटल्स। एटॉमिक नंबर 11, ग्रुप 1 का समूह है, बैलेंसी 1 होता है, सॉफ्ट होता है, चाकू से काटा जाता है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इतना इसका याद रखिएगा। अब देखिए सोडियम के कंपाउंड
NaCl सब लोग जानते हैं। टेबल सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन साल्ट है, नेचुरल है, उदासीन, इसका pH मान 7 होता है। समुद्री पानी की लवणता के कारण मतलब क्या होता है, समुद्री पानी की लवणता का इसका निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का बनता है वहीं से, समुद्र से ही। नमक जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, तो ये तो मैंने आपको एसिड बेस में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। अब देखिए वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इसे बोलते हैं क्या, धावन सोडा, लेकिन हम इसको केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आया Na2CO3.10H2O। देखिए हम धावन सोडा का हमेशा केमिकल नेम पूछा है, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा का। फार्मूला होता है, अच्छे से देखिएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, यानी 10 पानी के मालिक्यूल्स यहाँ पे होंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये कहता है सोडियम बाई कार्बोनेट, तो Na2HCO3 बाई HCO3 कार्बोनेट Na2CO3 और डॉट 10H2O, ये हो गया आपका, ठीक है। और क्या होता है, डिकेहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट ये होता है, ठीक है। ऐसे डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण में इसका क्या प्रयोग, हम क्या करते हैं, सोडे की राख या Na2CO3 क्या कहेंगे हम, डिहाइड्रेशन होगा, जो पानी से निकलेगा तो बचेगा क्या, सोडे, ये बचेगा सिर्फ Na2CO3। जब इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी पानी की मालिक्यूल्स मान लीजिए हम इसको हीट करके बाहर कर दिए, तो बचा क्या, Na2CO3, Na2CO3 का क्या बचा, राख बचा, इसे क्या कहेंगे हम, सोडे की राख बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सोडे की राख बोलेंगे। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बताया था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2HCO3 क्या बोलेंगे, HCO3, इसे क्या बोलते हैं, मीठा सोडा और खाने वाला सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ऐसे बोलेंगे यदि, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे यार देखो NaHCO3, ठीक है, Na को सोडियम बोले, H को हाइड्रोजन बोले, CO3 के कार्बोनेट बोले, बस वही बताएं। आग बुझाने वाले यंत्र में इसका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है, CO2 से क्या होता है बताइए, CO2 से हल्का होगा या भारी होगा, मैंने लिखा भी है, CO2 से क्या होता है, O2 जो होता है आपका CO2 से हल्का होता है, O2, इसीलिए वो ऊपर उठ के क्या करता है, आग लाता है। देखिए अग्निशामक यंत्र में, देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए यहाँ से देखिएगा। अग्निशामक यंत्र में जो नीचे वाला बॉक्स होता है उसमें क्या H2SO4 भरा होता है, जो पहली वाली आती थी, ठीक है। और फिर उसमें क्या होगा, हम सोडियम बाइकार्बोनेट भरेंगे। धावन सोडा का प्रयोग आग बुझाने में करते कैसे हैं, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या होगा, यहाँ से CO3 है। अब CO3 जो होगा CO2 बनेगा, CO2 क्या होगा, ये ऊपर लेयर बना लेगा। अब O2 देखिए क्या होती है, O2 हल्की होती है और CO2 हमारा क्या होता है, भारी होता है। O2 हल्की होती है, तो हल्की है तो नीचे बैठ जाएगी, CO2 क्या होगा, इसके ऊपर आवरण बना लेगा। और यही क्या करेगा, जब ऑक्सीजन इस लेयर से, इस वायुमंडल के लेयर से ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो आग लगेगा ही नहीं, तो क्या होगा आपका, वो आग बुझ जाएगी। इतना नहीं याद रखना, इतना याद रखिएगा कि जो O2 होता है आपका, ये CO2 से हल्का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम आग बुझाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 और डॉट 10H2O। जब उसका निर्जलीकरण करते हैं, यानी सोडियम क्या होगा, डिहाइड्रेट डिक्रीज होगा, यानी कि डिके होगा, तो बनेगा क्या आपका, तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट का राख, यानी Na2CO3, ठीक है। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट क्लियर भी हुए होंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से याद कराने की पूरी कोशिश की आपको, आप 100% आप देंगे तो आपको याद होगा ही ये, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और चलिए वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।